सीपीसी में हमें पढ़ना क्या है, तो फिर एक बार एक लाइन दोहरा दिया जाए। यानी कि मुकदमा दायर करने से लेकर, यानी कि सिविल वाद दायर करने से लेकर और न्यायालय जो डिक्री या आदेश पारित करेगा, उस डिक्री या आदेश को कैसे इन्फोर्स कराया जाएगा, यानी कि कैसे इजरा कराया जाएगा, अर्थात कैसे लागू कराया जाएगा, ये जो प्रोसीजर या प्रक्रिया है, ये सीपीसी में बताई गई है। और एक कल पूरा हम आपका लेक्चर ही आपका उदाहरण पर चलाए थे, और वो उदाहरण हमेशा मैंने दिमाग में रहे, क्योंकि सीपीसी पढ़ते समय वही उदाहरण ज़्यादा काम करेगा। अब आइए आपका कानून शुरू किया जाए। देखिए, नए लोगों को भी बता दिया जाए थोड़ा पढ़ने का भाई तरीका भी। जब भी आप बेयर एक्ट खोलिए तो देखिए आपका जो बेयर एक्ट रहेगा, आपका भाई बताया जाए कि उसमें ऊपर क्या क्या लिखा रहता है और उसका मतलब क्या होता है। तो जो बेयर एक्ट में आपका शुरू हो रहा है, ऊपर लिखा है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, यानी कि द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। इसके बाद लिखा है 1908 का अधिनियम संख्या 5। तो ऊपर वाला तो आपका नाम हो गया कानून का, कि इस कानून का क्या नाम है, तो आपका द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। लेकिन आपका जो पोस्ट में लिखा रहता है कि 1908 का एक्ट नंबर या सीरियल नंबर या क्रम संख्या 5 लिखा है। अब इसका एक बार एक लाइन मतलब बता दिया जाए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब भी गवर्नर जनरल उस समय हस्ताक्षर किसी विधेयक पर करता था, तो प्रत्येक साल एक सीरियल नंबर से करता था। यानी कि जो विधेयक 1 जनवरी को, जैसे 2022 चल रहा है, तो जो विधेयक 1 जनवरी को जिस विधेयक पर वर्तमान समय में भारत का राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देगा, यानी कि अपनी अनुमति प्रदान करेगा, उसका अधिनियम संख्या या क्रम संख्या कितना होगा, 1। मान लीजिए इसके बाद भारत के राष्ट्रपति ने 10 जनवरी को साइन किया दूसरे कानून पर, तो उसका अधिनियम संख्या कितना, 2। तो इसी प्रकार आपका क्रम बढ़ता जाता है। यानी कि 1908 में गवर्नर जनरल ने जितने कानूनों पर हस्ताक्षर किया, यानी कि एसेंट प्रदान की, उसमें आपका सीपीसी का क्रम चौथा था, 5वां। यानी कि इसके पहले 4 कानूनों पर अनुमति प्रदान कर दी गई होगी, और ये कानून चौथा था, 5वां। बस इतना याद रखना है। इसका मतलब बढ़ जाएगा। इसका मतलब आपका ये रहा। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका दाहिने बगल डेट देखनी है। ऊपर जो दाहिने बगल डेट दी जाती है, वह आपका जो डेट दी गई है 21 मार्च 1908। यानी कि जो दाहिने बगल डेट है, ये 21 मार्च 1908 लिखा गया है। अब इसका मतलब क्या होता है, और जो दाहिने बगल डेट दी रहती है ऊपर बेयर एक्ट में, उसका मतलब जानना है। माने जो डेट ये दाहिने बगल दी जाती हैं, उस तारीख को ही या तो संघ का कानून है तो सामान्यतः राष्ट्रपति, राज्य का है तो राज्यपाल, और अंग्रेजों के जमाने का है तो वायसराय या गवर्नर जनरल ने उसी डेट को क्या किया था, उस विधेयक पर अनुमति प्रदान की थी, हस्ताक्षर किया था, अर्थात उस विधेयक को ओके किया था, हम कह सकते हैं। तो ये जो डेट होती है, जिस तारीख को साइन की जाती है, वही आपका कानून के निर्माण की तिथि कही जाती है। यानी कि ये कानून किस तारीख को बनकर तैयार हो गया पूछा जाए, निर्माण कब हो गया, तो 21 मार्च 1908।
इसी प्रकार को रिलेट करके जो पूछा जाता है आईपीसी का पूछा जाता है कि आईपीसी का निर्माण कब हुआ, यानी कि लॉर्ड कैनिंग ने आपका आईपीसी पर किस तारीख को अनुमति प्रदान की। ये क्वेश्चन तारीख सहित आया है तो आपका 6 अक्टूबर 1860। तो आईपीसी का निर्माण किस सन में हुआ, तो सन पूछे तो आई 1860, और अगर डेट वाइज पूछे तो क्या मारेंगे आपका 6 अक्टूबर 1860, ये आईपीसी। तो उसी प्रकार अगर आपसे कोई पूछे कि सीपीसी कब बनकर तैयार हो गई, अर्थात सीपीसी का निर्माण कब हुआ, तो जो ऊपर डेट दाहिने बगल रहती है वही निर्माण की प्रत्येक कानून, जितने कानून पढ़िए इसमें यही नियम अप्लाई करिएगा। ये एक केवल अपवाद है, और वह जो अपवाद है आपका मैं बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान में आप बेयर एक्ट उठाएंगे तो कहीं भी दाहिने बगल शुरुआती दौर में नहीं लिखा है कि इस तारीख को इसका निर्माण हुआ। तो हमारा संविधान चूंकि सर्वोच्च विधि है, अतः संविधान निर्माताओं ने निर्माण की तिथि अलग से नहीं लिखी। जो हमारी संविधान की उद्देशिका है या प्रियम्बल है या प्रस्तावना है, उसी में नीचे मैंने लास्ट लाइन में निर्माण की तारीख दे दी गई है कि यह संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को आपका अधिनियमित किया जाता है। यानी कि कब बनकर संविधान तैयार हो गया, 26 नवंबर 1949। इसका स्रोत पूछे तो प्रियम्बल, यानी कि कहाँ दिया गया है, उदय। एक अपवाद केवल संविधान है। तो फिर लास्ट में भाई नए लोग याद रखिए, इधर जो भी डेट रहेगी वही डेट उस कानून के निर्माण की होती है, मैंने इस दिन वह कानून बनकर क्या हो गया, तैयार। अब आगे देखा जाए, इसके बाद भाई जो बेयर एक्ट की भाषा है उसी को चला जाए, सही रहेगा। देखिए आगे इसके बाद आपका नीचे देखिए बेयर एक्ट में क्या लिखा है कि सिविल न्यायालयों की प्रक्रिया से संबंधित विधियों का समेकन और संशोधन करने के लिए अधिनियम। यानी कि आपका फिर एक बार देखिए बेयर एक्ट, सिविल न्यायालयों की प्रक्रिया से संबंधित जो कानून है उसको समेकित करना, समेकित करना माने कंसोलिडेट करना, और संशोधित करना यानी कि एमेंड करना। यानी कि इस कानून का अब आइए उद्देश्य देखा जाए यानी कि इस कानून का पर्पज क्या है, एम क्या है, उद्देश्य क्या है। तो किसी भी कानून का उद्देश्य अगर आपको पढ़ना है तो उसका प्रियम्बल देखिए, उसकी उद्देशिका देखिए, और उसी उद्देशिका में उस कानून के उद्देश्यों का उल्लेख रहता है। अर्थात सीपीसी का निर्माण किस उद्देश्य या किस ध्येय या किस लक्ष्य की पूर्ति के लिए की गई, ये कहाँ दिया गया है, उद्देशिका में। तो भाई कितने लक्ष्य दिए गए हैं कि जो सिविल मामलों के प्रोसीजर से संबंधित ला हैं उनको क्या किया जाए, समेकित किया जाए। अभी हम बताते हैं, समेकित किया जाए, और दूसरा उसमें क्या किया जाए, संशोधित किया जाए। उद्देश्य पर भी आपका क्वेश्चन बना है, आपका एपीओ में ये बना है क्वेश्चन आपका। जगह ना है भाई, है जगह नहीं तो इधर आ जाइए। देखिए आपका एपीओ में जो क्वेश्चन बना है वह एविडेंस से जाकर बना है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का उद्देश्य क्या है। तो साक्ष्य संबंधी विधि को समेकित करना, परिभाषित करना और आपका संशोधित करना, उपर्युक्त सभी। तो क्या मार कराएंगे आप, उपर्युक्त सभी। उसी प्रकार अगर सीपीसी का उद्देश्य पूछे कि सीपीसी का क्या उद्देश्य है, तो सिविल प्रक्रिया संबंधित कानून को क्या करना, कंसोलिडेट करना और एमेंड करना।
यानी कि आपका एक इसमें छूटा है, भले आप ध्यान न दें, जो एविडेंस में हमने बताया उसमें से एक छूटा है। कौन सा छूटा है? डिफाइन करना, परिभाषित करना। तो आपका क्वेश्चन नया ये बन सकता है कि सीपीसी का क्या उद्देश्य नहीं है। तो सिविल मामलों से संबंधित विधि की प्रक्रिया को समेकित करना यह है, दे देगा संशोधित करना, ये भी उद्देश्य है। तीसरा दे देगा परिभाषित करना और उपर्युक्त सभी। तो कौन उद्देश्य नहीं है? तो क्या मार्क कराएंगे? परिभाषित करना। एक क्वेश्चन अभी लिखवा देंगे हम। अब ये जो दो शब्द हैं इनको समझा जाता है पहले। एक कंसोलिडेट करना और दूसरा एमेंड करना। देखिए दोनों शब्दों को, आपका पिछली बार जे में क्वेश्चन आया भी था समेकित से, फिर हम आपका बता रहे हैं। समेकित करने का मतलब आसना है तो आसान भाषा में बेरेक्ट पर लिखिए। समेकित करना माने एकत्रित करना। एकत्रित करना मतलब एक जगह बटोरना। तो भाई किसको किसको बटोरा जाता है? तो आपका आंदोलन होता है तो लोगों को बटोरा जाता है। रैली होती है तब भी देख ही रहे हैं कि 1,000 लोग अब रैली में आ सकते हैं। बैठिए, इधर दो लोग बैठिए, तो उधर हो जाइए, वहीं बैठिए। यानी कि रैली होता है तो लोगों को बटोरा जाता है। आप भी कापी किताब और पेन बटोर कर रखते हैं। इसके बाद आपका और चकबंदी होती है तो बिखरे हुए खेतों को एक जगह बटोरा जाता है, एकत्रित किया जाता है। तो आखिर अब ये तो जैसे कि आपका चकबंदी जो होती है उसको आपका उसमें भी क्या किया जाता है कि बिखरे हुए आपका खेत जो है वह एक जगह क्या किए जाते हैं? समेकित। तो चकबंदी को भी यही कहते हैं, और भाषा में चकबंदी कहिए या समेकित कहिए, क्योंकि उसको भी इंग्लिश में कंसोलिडेट ही कहते हैं। तो कंसोलिडेट का मतलब चकबंदी या समेकित या एक जगह क्या करना? एकत्र। तो आखिर इस कानून में किसको एक जगह एकत्रित किया गया है? तो सिविल मामलों से संबंधित जो कानून की प्रक्रिया है, प्रोसीजर है आपका सीपीसी में, उन सभी प्रोसीजरों को एक जगह क्या कर दिया गया है? एकत्रित। यानी कि सिविल मामलों के निपटारे के लिए जो भी प्रक्रिया दी गई है वह लगभग सभी प्रक्रियाओं को इस कानून में क्या कर दिया गया है? सभी प्रक्रिया के नियम को एक जगह क्या किया गया है? एकत्र। अब ये सिविल मामलों के लिए। अब संशोधित का मतलब क्या हुआ? एमेंड करना मतलब कुछ बदलाव लाना। यानी कि जो 1882 में इसके पहले से पेशी थी उसको चूंकि निरसित किया गया तो पुराने कानून में कुछ बदलाव लाया गया। कुछ संशोधन मतलब कि कुछ रिपील या निरसित या समाप्त किया गया। फिर आपका कुछ ऐड किया गया, मैंने परिवर्धन किया गया, यानी कि कुछ ऐड किया गया, जोड़ा गया। और आपका कह सकते हैं कि परिवर्तन का मतलब कि कुछ चेंज किया गया। तो जो ये आपका संशोधन है, संशोधन का मतलब ये होता है कि कुछ जोड़ देना या कुछ घटा देना या कुछ को पूरी तरह क्या कर देना? समाप्त। अर्थात जो पुराना कानून था सीपीसी का उसमें कुछ जोड़ कर ये नया कानून बना, कुछ हटा भी दिया गया और कुछ में क्या लाई गई होगी? चेंज। तो आपका उद्देश्य हो गया। उद्देश्य के बाद देखिए भाई, उद्देश्य के बाद जो आपका हेडिंग मिलता है, मैंने आपका प्रारंभिक या सामान्य बातें। सामान्य बातें मतलब जनरल बातें। तो जो जनरल बातें दी गई है, एक तो पहला सतर्कता प्री के लिए भी बरतना है कि बिना अध्याय या भाग के ये जनरल बातें दी गई हैं। यानी कि जो सामान्य बातें सीपीसी में सेक्शन 1 से लेकर 8 तक दी जाएंगी, ये न तो किसी पार्ट में है, यानी कि न किसी भाग में है, और न ही मैं बता दूं किसी अध्याय में। तो क्वेश्चन एक बार ये बना था
कि आपका सीपीसी का जो पार्ट 1 है या भाग 1 है वह कहाँ से कहाँ तक है या कहाँ से उसकी शुरुआत होती है, तो आपका जवाब रहेगा सेक्शन 9 से। यानी कि फिर एक बार हम अब इसको लिखवाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो धारा 1 से लेकर 8 तक हम पढ़ेंगे, ये न तो ये किसी अध्याय में है न किसी भाग में है, ऐसे ही दिया गया है। तो इसमें बातें कौन सी दी गई हैं, तो कुछ जनरल बातें, कुछ सामान्य बातें। तो सामान्य बातों में क्या दिया रहता है, तो वही नाम आपका, इसके बाद आपका कब से ये कानून लागू हुआ, किस क्षेत्र में लागू है, उसके बाद कुछ परिभाषाएं दी गई रहती हैं, कुछ सेविंग दी गई रहती है। यानी कि कुछ सामान्य बातें आपका हमेशा जो मैंने शुरुआती दौर में है, प्रत्येक कानून के शुरुआती दौर में याद रखिए कुछ सामान्य बातें ही दी जाती हैं। लेकिन हमारा एक संविधान ऐसा है जहाँ की ये सब बातें कहाँ मिलेगी, लास्ट में, शुरुआत में नहीं। कहाँ मिलेगी, एकदम से लास्ट में। लेकिन आइए देखा जाए आपका सेक्शन 1, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन कई बार बना है। धारा 1 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार दिया गया है। यानी कि अब सेक्शन वाइज शुरू किया जाए। जहां तक सेक्शन 1 या सीपीसी की धारा 1 की बात है, आपका 3 बातें इसमें बताई गई हैं। एक तो इसका नाम बताया गया है, और वह भी कैसा नाम, संक्षिप्त। इसके बाद इन्फोर्समेंट डेट या प्रवर्तन तिथि। प्रवर्तन तिथि का मतलब कि किस तारीख से इस कानून का प्रारंभ हुआ या किस तारीख से इसे लागू किया गया, ये याद करके जाना है। और तीसरा क्षेत्रीय विस्तार बताया जाएगा, यानी कि भारत के किन किन क्षेत्रों में आपका इस प्रक्रिया को लागू किया गया है, तो आपका वो भी बताया जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम नाम पर आते हैं। देखिए आपका दो टाइटल होती है, दो नाम होते हैं। एक आपका विस्तृत नाम यानी कि लॉन्ग टाइटल, और दूसरा शॉर्ट टाइटल यानी कि संक्षिप्त नाम। पुराने कानूनों में विस्तृत नाम दिया जाता था, और लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, विस्तृत नाम का जो प्रचलन था वह समाप्त किया गया, और अब सामान्यतः प्रत्येक कानून का शॉर्ट टाइटल यानी कि छोटा नाम या संक्षिप्त नाम ही दिया जाता है। तो इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन बना है कि विस्तृत नाम किसे कहा जाता है, तो जो कानून का प्रियम्बल होता है, अर्थात प्रस्तावना होती है, अर्थात जो कानून की उद्देशिका होती है, याद रखिएगा, उसी को उस कानून का क्या कहा जाता है, लॉन्ग टाइटल या विस्तृत नाम। लेकिन वर्तमान समय में विस्तृत नाम लिखा नहीं जाता कि ये विस्तृत नाम है, लेकिन माना जरूर जाता है, किसको, प्रियम्बल को। हाँ, वर्तमान समय में आपका केवल संक्षिप्त नाम दिया जाता है। तो संक्षिप्त नाम तो रोज पढ़ रहे हैं इस कानून का, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। इस कानून का कैसा नाम है, छोटा नाम है कि बड़ा नाम है, छोटा नाम। अब नाम पर आइए भाई। क्यों आपका बड़ा नाम और छोटे नाम में अंतर किया गया, तो बड़े नाम को लेने में थोड़ा दिक्कत होती है, समय भी ज़्यादा लगता है। जैसे अब जैसे देखिए दो तीन, जैसे अंबेडकर जी का नाम है, पूरा नाम आपका जल्दी भाई मैंने लोग जानते भी नहीं हैं। आपका यूपी सरकार ने उसमें राम शब्द जोड़ने के लिए ये हुआ कि जहाँ भी लिखा जाएगा इनका पूरा नाम लिखा जाएगा, वो छोटा नाम नहीं। तो मैंने उसमें बीच में राम है उसको जोड़ने के लिए। इसी प्रकार जैसे कि छोटा नाम, जैसे कि गाँवों में भी होता है,
आपके सर्टिफिकेट में जो है वह विस्तृत नाम है, और गांव में चिंटुआ, पिंटुआ, सिंटुआ, पिंकिया, चिंपिया, यही सब बोला जाता है। तो जो चिंटुआ, सिंटुआ, पिंटुआ है, ये कैसा नाम है? छोटा। और गांव के लोग चिंटुआ पिंटुआ के ही नाम से जानते हैं, बड़ा नाम कोई नहीं जानता जल्दी। तो उसी प्रकार कानून में भी अब छोटे नाम का प्रचलन है, और छोटा नाम जो रखा जाता है वह पहले सेक्शन में रहता है। तो इस कानून का छोटा नाम तो जान ही लिए, क्या कहलाएगा? आपका सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। अब जहां तक संविधान की बात है, फिर पिछली बार क्वेश्चन बना था, संविधान हमारा एक ऐसा कानून है जहां की जो नाम संविधान का है वह शुरुआती दौर में नहीं दिया गया है, वह नाम लास्ट में दिया गया है। तो अब जो पिछली बार जे में क्वेश्चन आया कि भारतीय संविधान का नाम का किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 393। या किस अनुच्छेद में कहा गया है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होगा? तो किस आर्टिकल में दिया गया है? 393। रट कर जाइएगा, फिर एक बार कंसेप्ट बनाइए। सामान्यतः किसी भी कानून के सेक्शन 1 में उसका शॉर्ट टाइटल या संक्षिप्त नाम दिया जाता है, लेकिन हमारा संविधान एक ऐसा कानून है जिसमें शुरुआती दौर में नहीं दिया गया है, बल्कि एकदम लास्ट में जो अनुच्छेद हैं उनमें प्रावधान है। तो संविधान का नाम कहाँ दिया गया है आपका? तो किस अनुच्छेद में? संविधान के 393, 393। इसके बाद आइए प्रवर्तन बताया जाए। प्रवर्तन का मतलब किस तारीख को ये कानून लागू किया गया, यानी कि किस तारीख को इन्फोर्स किया गया। तो पहले तो आप लोग संविधान एक बार देखिए कोरिलेट करके। संविधान का जो निर्माण हो गया हमारे संविधान का 26 नवंबर 1949 को, लेकिन पूर्ण रूप से लागू किया गया 26 जनवरी 1950। तो उसी प्रकार थोड़ा सीपीसी में कोरिलेट करिए। सीपीसी का निर्माण आपका हो गया 21 मार्च 1908 को, लेकिन जो लागू किया गया, जो ये इन्फोर्स किया गया, वह आपका 1 जनवरी 1909 में, यानी कि 1 जनवरी 1909। फिर याद रखिएगा, निर्माण की डेट अलग होती है, लागू होने की डेट अलग होती है। अब यहीं एक कंसेप्ट भी आपका बता दिया जाए और तब आगे बढ़ा जाए, क्योंकि ये बाद में फिर बताया नहीं जाता। यानी कि ये सब बातें शुरुआती दौर में ही बताई जाती हैं। जब आपका सेक्शन 2 शुरू हो जाएगा तो ये बातें बार बार नहीं कंसेप्ट बताया जाता। तो फिर एक बार इसको हम बताते हैं दूसरे एंगल से। आपका जो ये नियम है कानून लागू करने का, बिहार ने भी पूछा था ये माने ये आपका, जब किसी कानून का निर्माण हो जाता है जब किसी कानून का निर्माण हो जाता है तो वह कानून को लागू करने के लिए एक प्रोसीजर है, एक प्रक्रिया है, और वही प्रक्रिया आपको समझनी है बीच में। सर्वप्रथम उस कानून को नोटिफाई किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है, यानी कि सरकार अपने समाचार पत्र में, यानी कि भारत सरकार के राजपत्र में, यानी कि भारत सरकार के गजट में उस कानून को एक बार क्या करेगी? प्रकाशित। और प्रकाशन के बाद ही वह कानून लागू किया जा सकता है, बिना प्रकाशन के नहीं। यानी कि इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी कोई नियम लागू करना चाहता है तो यह नहीं कि गुपचुप बनाकर लागू कर दीजिए, उसे उस नियम को प्रकाशित करना पड़ेगा।
और या तो प्रकाशित का दो तरीका है, या तो पेपर में छपवाइए, या आजकल इंटरनेट है, इंटरनेट पर जो उसकी साइट है उस पर वो क्या करे, अपलोड। बिना आपका प्रकाशन के किसी नियम को लागू करना वैध नहीं होगा। यानी कि सर्वप्रथम कानून बनने के बाद लागू करने के लिए यह आवश्यक है कि उसका प्रकाशन किया जाए, और बिना प्रकाशन के कानून को लागू करना ये वैध नहीं होगा, अवैध होगा। तो ये किस केस में आपका सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया, तो एक केस है इस पर, हरला वर्सेज राजस्थान राज्य। फिर याद रखिए कौन सा केस है, हरला वर्सेज राजस्थान राज्य। और ये केस आपका पूछा जाता है बिहार में, एडीला में। यानी कि जो बिहार में आप प्रशासनिक विधि पढ़ते हैं उसमें आपका ये केस पूछा जाता है कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना नोटिफिकेशन के किसी लॉ को इन्फोर्स करना, प्रवर्तित करना, प्रारंभ करना, लागू करना अवैध होगा। रट कर जाइए कौन सा केस है, हरला वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान। तो आगे देखिए, ये सीपीसी को किस तारीख से लागू किया गया, 1 जनवरी 1909। इसे हम प्रारंभ की तिथि, प्रवर्तन तिथि भी कहते हैं। अब तीसरा, इसी को संविधान से भी जोड़ लेना है कि भारत का संविधान किस तारीख को प्रवर्तित हुआ, लागू हुआ, इन्फोर्स हुआ। तो इसके लिए जो अनुच्छेद जिम्मेदार हैं वह संविधान का अनुच्छेद है 394। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 394 में स्पष्ट बताया गया है कि संविधान किस तारीख को लागू हुआ। तो 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए, और जितने बचे थे, और यानी कि 395 में से 16 घटा दीजिए, जो बचे वह कब लागू हुए, 26 जनवरी 1950 को। तो बताइए संविधान कितने भाग में लागू किया गया, एक की दो, दो। भाई रट कर जाइएगा कितने भाग में। ये भी क्वेश्चन देखिए, अब यही आपका थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, और यही आपका दो चार जो क्वेश्चन है भाई इसी को कवर करना है, जिनका 1-2 नंबर से या 3 नंबर से रुक रहा है। अब यही दो चार क्वेश्चन आपका और कवर करिए। अब आइए लास्ट में धारा 1 में बचा है विस्तार, बचा है। विस्तार मतलब क्षेत्रीय विस्तार, यानी कि किन किन एरिया के न्यायालय, भारत के किन क्षेत्रों के न्यायालय जब किसी सिविल मामले का सुनवाई करेंगे, निपटारा करेंगे, तो इस प्रक्रिया का पालन करेंगे, तो उसी को हम कहेंगे क्षेत्रीय विस्तार। देखिए क्षेत्रीय विस्तार में क्या लिखा है, तीसरा में, इसका विस्तार, इसका विस्तार आपका नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्रों के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ। अब आपका इसका विस्तार, इसके बाद लिखा था आपका जम्मू कश्मीर राज्य लिखा था। तो जम्मू कश्मीर राज्य में को रिपील कर दिया गया, यहाँ से पेयर एक्ट से हटा दिया गया, और आपका अर्थात जम्मू कश्मीर राज्य में भी, यानी कि जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश में भी अब यह कानून लागू कर दिया गया है। डेट पूछा जाता है वह 31 अक्टूबर 2019, हम लिखवा देंगे आपका। अभी तो यही केवल भाई उद्देश्य से ही लिखवाना है और लिखवा दिया गया है। यानी कि 31 अक्टूबर 2019 से आपका जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश में भी इसे लागू कर दिया गया है। और जम्मू कश्मीर शब्द अगर बेयर एक्ट में, आपके पुराने बेयर एक्ट में हो, तो उसको काट दीजिए और लिख दीजिए कि 31 अक्टूबर 2019 से ये जम्मू कश्मीर में भी अब क्या हो गया है। तो अब समस्या ये आई कि आखिर वर्तमान में कहाँ लागू नहीं है। तो आपका नीचे बताया गया है
नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्र। अब आगे बढ़ा जाए, यानी कि एक तो नागालैंड राज्य में ये कानून लागू नहीं है, तो आखिर नागालैंड में कैसे सिविल मामला निपटाया जाता है। और दूसरा कहाँ लागू नहीं है, जनजाति क्षेत्र। यानी कि मुख्य रूप से अगर वर्तमान में हम देखें आपका ब्यौरे के अनुसार, तो नागालैंड में भी लागू नहीं है कानून जनजाति क्षेत्र में। तो नागालैंड में आखिर क्या लागू है, तो जो नागालैंड है वहाँ जो पुरानी प्रथाएं हैं या जो पुराने कानून चले आ रहे हैं, उसी कानून के अनुसार सिविल मामलों का आपका निपटारा किया जाता है। क्योंकि नागाओं के अपने आपका तौर तरीके हैं, अपने उनके रीति रिवाज है, आपका कह सकते हैं प्रथाएं अलग है। तो भारत सरकार ने भी उसमें छेड़छाड़ का प्रयास नहीं किया। अब इसी को लेकर तमाम राज्य भी आपत्ति करते हैं कि आप दूसरे राज्यों के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो ये कानून नागालैंड में क्यों नहीं लागू कर रहे हैं। तो नागालैंड में आपका फिर बताया जाए, आपका प्रथाओं से ज़्यादा आज भी शासन चलाया जाता है। वो नागा लोग जनजातीय ज़्यादा हैं, अपनी प्रथाओं से उनको प्रेम है, जैसे इंग्लैंड वालों को प्रेम है। हुआ कि इंग्लैंड वालों से पूछा गया कि आपने अपना संविधान क्यों नहीं लिख लिया, तो इंग्लैंड वालों ने कहा कि हम प्रथा प्रेमी हैं, परंपरा प्रेमी हैं, यानी कि कस्टम मानते हैं, यूजेज मानते हैं। हम अपना संविधान नहीं लिखेंगे, हम प्रथाओं के अनुसार यानी कि परंपराओं के अनुसार अर्थात ट्रेडिशन के अनुसार क्या करेंगे, चलते रहेंगे। तो नागालैंड में भी यही है। और आप देखे होंगे जब चुनाव उनाव आता है, तो नागालैंड के जो बल आते हैं, तो जिस इलाके में वो रहते हैं, अब उस इलाके के कुत्ते बिल्ली और सांप गायब हो जाते हैं। भाई अब कहाँ गायब हो गए, मैंने रात में भौंक रहा था कुत्ता और सुबह पता ही नहीं चला, तो कहाँ गायब हो गए, यानी कि मार कर क्या किए, खा लिए। जैसे कि आपके बिहार के जीतन राम मांझी हैं, कहते हैं कि मैं मुसहर जात का हूँ, मूस मार कर खाना हमारा कार्य है, तो क्या अपना कार्य मैं छोड़ दूँ। आज भी मैं क्या करता हूँ, चूहा मार कर क्या करता हूँ, खाता हूँ, इसमें शर्माना क्या है। उन्होंने खुलेआम कई बार कहा, ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ। तो उसी प्रकार नागालैंड वाले कहते हैं कि कुत्ता बिल्ली तो हम बाएं हाथ का खेल हैं। जैसे चीन वाले कहते हैं कि ये सांप बिच्छू और आपका जो ये कोरोना किससे, चमगादड़, चमगादड़ से ही चांस है कि हो सकता है फैला, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। यही सब हम लोग तो हर एक जगह अलग अलग परंपरा है। यानी कि कुल मिलाकर नागालैंड में ये कानून लागू नहीं है। दूसरा आया जनजातीय क्षेत्र। जनजाति क्षेत्र पर भी आपका क्वेश्चन बना है और आपका ये क्वेश्चन उत्तराखंड जे में बना था कि जनजाति क्षेत्र किसे कहा जाएगा। तो एक डेट बेयर एक्ट में दी गई है, अब वह डेट तक याद रखनी पड़ेगी। तो देखिए जनजाति क्षेत्र किसे माना जाएगा, तो वह डेट रट कर जाइएगा। ऐसे क्षेत्र जो 21 जनवरी 1972 के पूर्व, बाद नहीं के पूर्व, संविधान के आपका छठवीं अनुसूची, सही है ना, संविधान के छठवीं अनुसूची के पैरा 20, पैरा 20 में जिन क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, वही क्षेत्र क्या माने जाएंगे, जनजाति। असम में है कुछ क्षेत्र, आपका मैं बता दूं कहाँ ये क्षेत्र, असम में है। तो जो नागालैंड और असम में आपका बता दिया जाए, असम में भी जनजातीय क्षेत्र है, उनकी प्रथाएं अलग हैं और सरकार भी उनकी प्रथाओं से छेड़छाड़ नहीं करती। इसका थोड़ा बहुत इतिहास बताया जाए हल्का से, 1-2 मिनट भाई। आप लोग फिल्में भी देखे होंगे,
कि आपका फिल्मों में देखे होंगे कि आपका माने जो एक्टर रहता है वह आपका भूल कर किसी जंगली इलाके में चला जाता है। जंगली इलाके में जनजात मिल जाते हैं और उनको परेशान भी करते हैं। तो ऐसी दशा में ये माना जाता है कि शेर के मांद में हाथ लगाना खतरनाक होता है। अतः आप उस इलाके में न जाइए, और जाना हो तो सरकार की क्या लीजिए परमिशन। ऐसे कोई नहीं बाहरी चला जाएगा। मैं फिर बता दूं, बाहरी आदमी वहां प्रवेश वर्जित है। भले संविधान के अनुच्छेद 21 में आपको टहलने की स्वतंत्रता है, लेकिन मैं फिर बता दूं, ये स्वतंत्रता प्रतिबंधित है। और लोक व्यवस्था जनजातीय क्षेत्र के लिए सरकार क्या लगा सकती है रोक। अभी एक मामला हो रहा था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी आया था। वहाँ भी एक टापू है जहाँ आज तक भारत सरकार का कोई अधिकारी या कोई सैनिक पहुंच ही नहीं पाया। भारत का हिस्सा तो है, लेकिन उस टापू पर आपका कोई पहुंच नहीं पाया। तो एक लोग अमेरिका के पहुंचे तो उसके बाद लाश ही मिली। मैंने बता दूं, मैं उसके बाद कोई मैंने पता ही नहीं चला। तो भाई जनजातियों से छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है। यानी कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ लगाएंगे तो मधुमक्खियां क्या कर सकती हैं, काट भी सकती है। तो फिर एक बार ये डेट याद रखिए, कटवाइए न मधुमक्खी से। आपका 21 जनवरी 1972 डेट याद करके जाइएगा। के पूर्व जिन क्षेत्रों का उल्लेख संविधान के कौथी देखिए फिरोज भाई, एक बार कैमरा सही करिए तो वीडियो गायब हो गया। आवाज जा रही है ना? देखिए, आवाज देखिए तो फिर से एक बार ऑन करिए। नहीं आया वो कैमरा। देखिए, नहीं तो बिना वीडियो के चलने दीजिए, आवाज जा रही है ना कौन। हाँ छोड़िए तो, फिर गायब हो गई। आ गया, रहने दीजिए, आ गया। नहीं, इसको एंगल लग आ गया। इसको एंगल लगवा के कैमरा सेट करवाते हैं इसी लोहे पर। नहीं नहीं, उस पर ऐसे एंगल लग जाएगा ना तो सही रहेगा। क्योंकि रोज कैमरा पैर से लग जा रहा है, हिल जा रहा है इधर उधर। फिर रोज आपका बैलेंस बनाना पड़ता है कि कटे ना। तो वही एंगल लगवा देते हैं। देखिए भाई आपका, फिर एक बार याद रखिए, 21 जनवरी 1972 के पूर्व आपका संविधान के 21 अनुसूची में, 6वीं अनुसूची के 21 पैरा में 20 में जिन क्षेत्रों का उल्लेख था वही क्षेत्र क्या कहे जाएंगे, जनजाति। और यहाँ भी आपका सीपीसी लागू नहीं। अब आगे देखिए आपका देखा जाए, आपका कह सकते हैं कि धारा 2, धारा 2 आ जाइए डायरेक्ट। अब जितना हो सकता है एक में हो गया। सेक्शन 2 में कुछ डिफिनीशन दी गई है, कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। यहाँ से आपका प्री में एक क्वेश्चन तो निश्चित रहता है। आपका कभी काल दो दो या तीन तीन क्वेश्चन भी बन जाते हैं, मैं बता दूं। यानी कि जो सेक्शन 2 पढ़ाया जाएगा, आपका एक क्वेश्चन तो निश्चित ही आता है, लेकिन एक दो बार आपका तीन तीन क्वेश्चन तक बन चुके हैं। इसमें आपका कुछ डिफिनीशन दी गई है, परिभाषाएं दी गई हैं। तो पहले तो परिभाषाओं का अर्थ समझिए, और तब आपका कुछ सामान्य बातें इसकी बताई जाए। 5 मिनट सामान्य बातें देखिए, और तब आपका डिफिनीशन बताई जाए। एक एक डिफिनीशन आपका देखिए। आपका पहला जो भी आपका होना चाहिए परिभाषा पढ़ते समय, कि किस कानून की किस धारा में डिफिनीशन या परिभाषा दी गई है, वह आपका एक जगह एकत्र होना चाहिए।
क्योंकि ऐसा क्वेश्चन यूपीजे में अब बनाना शुरू कर दिया। जैसे कि ये बनाया था यूपीजे कि संविदा अधिनियम की किस धारा में परिभाषा दी गई है, तो धारा 2। टीपीए की किस धारा में, तो टीपीए की धारा 3 मारेंगे। अगर आपका यही क्वेश्चन एविडेंस में पूछ ले तब भी धारा 3 ही मार कर आइएगा। फिर आपका सीआरपीसी में पूछ ले तो धारा 2 में परिभाषाएं दी गई हैं, और आपका पुलिस अधिनियम 1861 में पूछ ले तो धारा 1 में। याद रखिएगा, यही गलती हो सकती है। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा में 1 में, और सीपीसी की धारा में आपका 2 में, और अंत में संविधान को रिलेट कर दिया जाए किस अनुच्छेद में, संविधान के 366, और आईपीसी बचा है तो 6 से लेकर कहाँ तक, यानी कि आईपीसी की धारा 6 से लेकर 52A तक में आपका परिभाषाएं दी गई है। ये डिफिनीशन क्लास है भाई। इसको हम लिखवा देंगे, एक लाइन घबराइए ना, पहले दिमाग में बैठाने का प्रयास करिए। वो पोथी पतरा कम काम करेगा और जो दिमाग में आपके बैठा रहेगा वही ज़्यादा काम करेगा। अब परिभाषाएं जो होती हैं किसी कानून का, आपका कुंजी भी कही जाती हैं, क्योंकि ये परिभाषाएं राज को खोलती हैं। यानी कि इसका मतलब कि समस्याओं का समाधान कर देती हैं, बातों को और क्लियर कर देती हैं। याद रखिए, सामान्य नियम ये है कि एक का जो भी कानून में परिभाषाएं दी जाती हैं वह केवल और केवल उसी कानून के लिए होती है। यानी कि आईपीसी में जो परिभाषा दी गई है वह केवल किस में लागू होगी, आईपीसी में। सीपीसी में जो परिभाषाएं दी गई है वह किस कानून में केवल काम करेगी, सीपीसी। टीपीए में जो परिभाषाएं हैं टीपीए के लिए, संविदा अधिनियम में जो परिभाषाएं हैं वो केवल संविदा अधिनियम के लिए। यानी कि जनरल रूल ये आया कि प्रत्येक कानून की परिभाषाएं अलग अलग हैं और वह केवल उसी कानून तक सीमित रहती हैं, जब तक कि स्पष्ट रूप से इसके विपरीत बात कानून में न लिखी हो। यानी कि जब तक कि, मैं फिर बता दूं, ये स्पष्ट रूप से ये न लिखा गया हो कि इस कानून की परिभाषा दूसरे कानून में भी लागू होगी, तब तक एक कानून की परिभाषा दूसरे में लागू न करिएगा। तो कहाँ लिखा गया है वो भी एक उदाहरण एक दो दे दें तब आगे बढ़ा जाए। तो सीआरपीसी की धारा 2Y और आपका टीपीए की धारा 4 दो ही हम बताते हैं उदाहरण, बहुत लंबा उदाहरण तो पर्याप्त और भी हैं। सीआरपीसी की धारा 2Y ये बताती है कि अगर कोई शब्द या पद आपका सीआरपीसी में परिभाषित नहीं है लेकिन आईपीसी में परिभाषित है, और अगर वह शब्द या पद सीआरपीसी में आ जाता है तो उसका मीनिंग या अर्थ वह निकाला जाएगा जो आईपीसी में उसका अर्थ बताया गया है। लेकिन ये कब, जब उस शब्द को अलग से सीआरपीसी में परिभाषित न किया गया। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आईपीसी की परिभाषा कहाँ अडॉप्ट की गई है, सीआरपीसी में। इसी प्रकार टीपीए भी हम पढ़ाए थे कि टीपीए किसकी पूर्ति के लिए बनाया गया, किसका पार्ट है, तो संविदा अधिनियम का। तो कौन सी धारा टीपीए के बारे में बताती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट का भाग होगा और रजिस्ट्रेशन एक्ट का पूरक होगा, तो कौन सी धारा बताई गई थी, 4। तो आपका संविदा अधिनियम में जितनी परिभाषाएं हैं अगर टीपीए में वो शब्द आए तो वह संविदा अधिनियम से क्या होगा, कवर। फिर एक बार लास्ट लाइन देखिए तब परिभाषा शुरू किया जाए। सामान्य नियम यह है कि एक कानून की परिभाषा दूसरे में लागू नहीं होती जब तक कि इस बात का स्पष्ट रूप से क्या न कर दिया गया हो
फूले। एक लाइन में इतना बताने का मतलब। अब दूसरा एक उदाहरण देखा जाए। परिभाषाएं जो होती है ये किसी कानून की कही जाती हैं, कुंजी भी कही जाती हैं। अब क्यों कुंजी कही जाती हैं? क्योंकि ये बेयर एक्ट में जो शब्द आए हैं वह एक एक शब्दों का अर्थ बता देती हैं, स्पष्ट कर देती हैं। और इसका उदाहरण सीपीसी से न लेकर हम आपका आईपीसी से एक एक मिनट में उदाहरण देते हैं। आपका थेफ्ट या चोरी से। चोरी के कितने आवश्यक तत्व हैं? 5। अब देखिए आपका एक तो संपत्ति कैसी होनी चाहिए? चल संपत्ति। संपत्ति किसी के क्या हो? कब्जे से कहाँ ले जाया गया हो? बाहर। और इरादा क्या है? डिसऑनेस्टली या बेईमानी का। और कब्जेधारी की कंसेंट के बिना, यानी कि सम्मति के बिना। अगर किसी कार्य में ये पांचों बातें मिलती हैं तो हम कहेंगे कि वह कौन सा अपराध हुआ? चोरी। अब एक एक बातों को क्लियर करने के लिए चल संपत्ति को क्लियर कौन सी धारा आईपीसी की कर देगी? 22। कब्जे को कौन सी धारा कर देगी? आपका 27। बेईमानी को कौन कर देगी? 24। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो आईपीसी में 6 से 52 ए तक जो परिभाषाएं दी गई हैं, आपका वे परिभाषाएं बेयर एक्ट के एक एक शब्दों के अर्थ को क्या करती हैं? क्लियर। यानी कि चल संपत्ति डिटेल में जानना है तो कौन सी हम धारा पढ़ना पड़ेगा? 22। अगर पजेशन जानना है तो कौन सी धारा? और डिसऑनेस्टली जानना है तो कौन सी धारा? तो क्या ये जो परिभाषाएं हैं ये राज को खोल रही हैं कि नहीं? यानी कि बेयर एक्ट के शब्दों को और क्या कर दे रही हैं? स्पष्ट। इसीलिए इसे भाई कुंजी भी कहा जाता है, फिर याद रखिए। अब आइए सीपीसी में देखा जाए भाई। जहाँ तक सीपीसी की बात है, आपका सीपीसी के सेक्शन 2 में आपका परिभाषाएं दी गई हैं। और है पहले आपका शब्द देखिए क्या कहा गया है। इस अधिनियम में जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो, यानी कि कोई बात विपरीत न हो। देखिए ये शब्द जहाँ भी लिखा रहे इसका मतलब एक लाइन में समझिए। अगर जहाँ भी ये शब्द लिखा रहे कि जब तक कि आपका विपरीत आशय प्रतीत न हो या विपरीत कोई बात लिखी न गई हो, तब तक जहाँ जहाँ भी सीपीसी में ये शब्द आएंगे धारा 2 वाले, उनका अर्थ वही होगा जो धारा 2 में दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सीपीसी में, फिर एक बार देखिए, धारा 2 में जो परिभाषाएं हम पढ़ाएंगे, अगर इन परिभाषाओं वाले शब्द कहीं सीपीसी में किसी अगली धाराओं में आते हैं तो सामान्यतः उसका अर्थ वही होगा जो धारा 2 में दिया गया है। लेकिन अगर विधायिका का इरादा ये है कि हम धारा 2 वाली परिभाषा से बाहर जाकर इसको परिभाषित करें, तो उस सेक्शन में उस शब्द को स्पेशल रूप से अलग से क्या करना पड़ेगा? परिभाषित। यानी कि अलग से दिया रहेगा। यानी कि इसका फिर मतलब समझिए। अगर कहीं सीपीसी में धारा 2 की परिभाषाएं आ जाती हैं, वो शब्द जो परिभाषित है, तो उसका अर्थ वही होगा जो धारा 2 में बताया गया है। अगर विधायिका ये चाहती थी कि हम अलग धारा में इसका अलग अर्थ बताएं, तो स्पष्ट रूप से उस धारा में ही अलग अर्थ क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ता है। तो जब तक कि विपरीत बात कानून में न लिखी हो, परिभाषाओं में दिए गए शब्द उस पूरे कानून के लिए माने जाएं। अब आगे चला जाए आपका, देखिए आपका अब रूल पर आइए। पहले फिर आप कंसेप्ट बनाइए तो परिभाषा से।
जो परिभाषाएं दी गई हैं ये 2 1 2 2 ऐसे करके दी गई है, यानी कि धारा 2 का क्लाज 1, धारा 2 का क्लास 2, धारा 2 का क्लास 3। भाई ए भी नहीं दी गई है, सीआरपीसी में ये नहीं दिया गया है, सीआरपीसी में ए बी करके दिया गया है। तो आपका संविधान में भी ऐसे ही क्लाज ही दिया गया, ए भी नहीं। आइए धारा 2 1 देखा जाए, शुरू किया जाए। भाई एक क्वेश्चन तो यहाँ से ही बनता है। संहिता के अंतर्गत नियम आते हैं, यानी कि जो कोड है यानी कि पहली परिभाषा आपको ये मिलती है, यानी कि 2 1 में कि संहिता के अंतर्गत, संहिता मतलब द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, यानी कि फिर याद रखिए सीपीसी, संहिता मतलब यहाँ क्या, तो सीपीसी के अंतर्गत नियम आते हैं। तो पहले तो आप नियम समझिए कि है क्या, और तब इसको देखिए कितने एंगल से मैं पढ़ा रहा हूँ और सब एक जगह ये एकत्रित करना है। लेकिन मैं नियम बता चुका हूँ, फिर एक बार हम शुरुआत कर रहे हैं नियमों की। देखिए आपका, मैं एक दिन आपका कंसेप्ट भी बनाया था, फिर एक बार 2 मिनट में उस कंसेप्ट को पकड़िए और तब रूल के बारे में जहाँ जहाँ प्रावधान है और उसमें क्वेश्चन कैसे यूपीजे बनाया है और बाहरी राज्य, उसको समझिए। मैं बताया था कि सीपीसी की जो प्लानिंग है, योजना है, तो सीपीसी को 2 खंडों में बांटा गया है, 2 क्लाज में बांटा गया है। एक क्लाज में आपका 11 पार्ट या 11 भाग हैं, जिसमें 158 धाराएं दी गई हैं, और दूसरे पार्ट में फर्स्ट शेड्यूल है, प्रथम अनुसूची है, जिसमें टोटल कितने ऑर्डर दिए गए हैं, 51। और कल पढ़ाया गया था कि सबसे बड़ा आदेश कौन है, 21। कितने नियम है, 106। भाई रट कर आइए जो पढ़ाया जाए। फिर एक बार देखिए, तो जो ये सेक्शन में बातें दी गई हैं, ये सिविल मामलों के प्रिंसिपल हमने बताए थे, सिद्धांत बताए थे एक लाइन में। और जो नियमों में बातें दी गई हैं वह कंडक्ट है, यानी कि व्यवहार है। तो शुद्ध रूप से प्रोसीजर कहाँ दिया गया, अगर कोई पूछे तो आपका नियमों में, यानी कि सीपीसी की स्पेशल क्वालिटी क्या है, तो इसमें नियमों का होना, और ये नियम ही गतिमान होते हैं, शुद्ध रूप से प्रक्रिया से संबंधित हैं, और यही आपका सिद्धांतों को क्या करते हैं आगे, गतिमान। यानी कि अगर धाराएं शरीर हैं तो उसमें जान या प्राण फूकने का कार्य कौन करते हैं, ये आदेशों में दिए गए नियम। इतना या कंसेप्ट बनाइए। धाराओं में संशोधन भी मैं बता चुका हूँ। धाराओं में एमेंड कौन कर सकता है, संघ भी और राज्य भी, रट कर जाइए। जबकि नियमों में संशोधन संघ भी कर सकता है, राज्य भी, और एक और कर सकता था, कौन, संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय। अब नियम तो आ गया ना। अब समस्या देखिए कहाँ है। किसी भी व्यक्ति के मन में ये संदेह उत्पन्न न हो कि क्या ये नियम सीपीसी से अलग है कि सीपीसी से जुड़े हुए हैं। अतः इसके लिए आपका सीपीसी में 4-5 जगह नियमों के बारे में बताया गया है कि ये अलग नहीं है, बल्कि ये सीपीसी के भाग ही हैं। और कोई व्यक्ति ये न समझे कि ये नियमों को छोड़कर हम पढ़ेंगे, यानी कि कुल मिलाकर जो हमें पढ़ना है वह रूल पढ़ना है कि नियम कौन बनाएगा, कौन संशोधन करेगा, और क्या ये जो रूल हम बता रहे हैं क्या आपका सीपीसी से अलग है कि सीपीसी के पार्ट है। इसी को लेकर आपका एक जगह मैं एकत्र करवा रहा हूँ। और देखिए आपका परिभाषाओं से 3 परिभाषाएं नियम पर ही आधारित है। एक धारा 2 1 आप पढ़ेंगे, उसके बाद 2 16 पढ़ेंगे, इसके बाद 2 18।
यानी कि परिभाषाओं में जो तीन परिभाषाएं हैं वह तो आपका किससे कवर हो जाएगी, नियम से। इसके बाद जो सेक्शन आप पढ़ेंगे वह 121 पढ़ेंगे, इसके बाद 122 पढ़ेंगे और इसके बाद 125। यानी कि कुल मिलाकर फिर एक बार देखिए आपका कहाँ कहाँ पढ़ना है और आपका कहाँ कहाँ से कोरिलेट करना है, उसको देखिए। फिर एक बार देखिए भाई, धार नियमों के लिए इतनी बातें पढ़नी पड़ेगी और नियम के लिए कुछ कोरिलेट भी किया जाएगा। एक तो आपका अनुच्छेद 13(3)(a) किया जाएगा संविधान का, और संविधान का अनुच्छेद 145 और आपका 227 और सीआरपीसी की धारा आपका 76 है कि 70, देखिए तो एक बार बेरे। अब भाई हल्का सा देखिए, इतनी धाराएं कभी काल कंफ्यूजन हो सकता है, एक बार देख लेना उचित रहेगा। 400 नियम शुरू किया जाए, 477 देखनी है ना। देखिए आपका इसको लिखवा जाएगा कोरिलेट करके। अब नियम देखिए, नियम होते क्या है ये आपको हमने बता दिया। नियम कौन बनाता है, कौन संशोधन कर सकता है, ये आपका लिखवाया भी गया है, अभी बताया गया। अब मुख्य प्रश्न ये यहाँ उठता है कि क्या ये जो रूल हैं जिसमें शुद्ध रूप से, प्योर रूप से प्रोसीजर समाहित हैं, क्या ये सीपीसी के अंग माना जाएगा कि नहीं, कि सीपीसी से बाहर है। इसी को पंचौरा करते हुए तमाम धाराएं क्या करनी है, पढ़नी है। तो पहला देखिए भाई, धारा 21 पहले पढ़ा जाए। संहिता के अंतर्गत नियम आते हैं, तो पहला ही आपका क्लियर कर दिया गया है कि संहिता यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत क्या नियम आते हैं कि नियम बाहर है। तो क्या कहता है, नियम शामिल है कि बाहर है। तो पहला यानी कि कुल मिलाकर एक घोषणा कर दी गई पहले परिभाषा में कि सीपीसी के तहत नियमों को आप अलग न रखिए, क्योंकि सीपीसी के तहत नियम भी क्या हैं, आते हैं। अब दूसरी परिभाषा देखिए। दूसरी परिभाषा हम कौन आपका उठाएंगे, तो यही ज्यादा क्वेश्चन बन रहा है। जो यूपीजे में अब तक आपका 2-3 बार रिपीट किया है क्वेश्चन, फिर याद रखिए। आपका 216 से ही बन रहा है, 216 से ये बन रहा है विहित। विहित को इंग्लिश में कहते हैं प्रेस्क्राइब्ड। तो विहित का मतलब क्या हुआ, तो दे देगा कानून द्वारा विहित, अधिनियम द्वारा विहित, धाराओं द्वारा विहित, न्यायालय द्वारा विहित, और एक लाइन दे देगा नियमों द्वारा विहित। तो आपका क्या मारेंगे, नियमों द्वारा विहित। फिर एक बार समझिए, अर्थात इसका फिर एक बार जानिए, प्रेस्क्राइब्ड या विहित का मतलब क्या हुआ, तो नियमों द्वारा विहित या नियमों द्वारा प्रेस्क्राइब। इसका मतलब ये हुआ कि जो नियमों द्वारा प्रावधान किया गया है कानूनी भाषा में, उसको एक लाइन में हम क्या कहेंगे, प्रेस्क्राइब। यानी कि जो प्रावधान नियमों में कर दिया गया है, या तो पहले से बने नियमों में या नया नियम बनाकर, उसी को हम एक लाइन में क्या कहते हैं, प्रेस्क्राइब। तो जब भी क्वेश्चन आए कि विहित का मतलब क्या है, तो 3 क्वेश्चन हम दो को बना रहे हैं। तो विहित शब्द को आपका सीपीसी में कहाँ परिभाषित किया गया है, तो क्या मारेंगे, 216। तो विहित का मतलब क्या हुआ, तो क्या मार कर आएंगे, नियमों द्वारा विहित। तो नियम यानी कि इसका मतलब हुआ कि जो नियम सीपीसी के तहत दिए गए हैं
उन्हीं को एक लाइन में हम क्या कहेंगे, प्रेस्क्राइब। तो आखिर नियम कहाँ दिए गए हैं, ये भी तो आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा। तो सीपीसी में आपका प्रथम अनुसूची है, उसमें टोटल 51 आदेश हैं और उन आदेशों के अंदर नियम नियम दिए गए हैं और उन्हीं नियमों को हम क्या एक लाइन में कहेंगे, प्रेस्क्राइब्ड या विहित। इसको आप सीआरपीसी से भी जोड़ सकते थे, 2T सीआरपीसी भी जोड़ दे भाई। सीआरपीसी की धारा 2T में, यानी कि टमाटर वाला टी, याद रखे आपका, फिर एक बार याद रखे भाई, सीआरपीसी की धारा 2T में प्रेस्क्राइब्ड या विहित सभ्य रेट पर ही लिख लेना चाहिए, सबसे अच्छा तरीका है। जो भी कोरिलेट किया जाए, आप एक लाइन में बेयर एक्ट पर सीआरपीसी लिख कर क्या लिख लेंगे, उसी के आगे 2T टमाटर वाला। तो 2T में विहित शब्द को परिभाषित किया गया है किस कानून में, तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973। और विहित का मतलब वहां भी वही रहेगा, नियमों द्वारा विहित। तो सीआरपीसी के तहत जो नियम बनाया जाता है वह उच्च न्यायालय बनाता है केवल। और किस धारा के तहत, सीआरपीसी में 470, रट कर जाइएगा, कौन सी धारा, 477। इसको अब हटा दीजिए, सीआरपीसी आगे बढ़ा जाए। अब 218 आइए, विहित तो हो गया 218, क्योंकि तीन परिभाषाएं तो नियमों से ही कवर हो रही है। 218 में देखिए, जो आपका नियम, यानी कि नियम का मतलब क्या हुआ, देखिए भाई फिर एक बार। अब आपका नियम का मतलब बताया गया कि नियम मतलब कि कौन सा नियम। आपका रूल का मतलब क्या हुआ भाई, तो रूल का यहीं से क्वेश्चन आपका गलत होने के चांस रहेंगे, थोड़ा सतर्क रहिए। अब पहले बैरक देखिए, तब आपका नियम में क्या क्या शामिल है, नियम के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो पहला आपका देखा जाए, नियम से थर्ड शेड्यूल में अंतर्विष्ट नियम, यानी कि पहला मिला कि जो प्रथम अनुसूची में नियम दिया गया है। तो फिर एक बार बताइए, प्रथम अनुसूची में कितने आदेश, 51, उसमें क्या दिए गए हैं, तो क्या ये नियम कहे जाएंगे कि नहीं कहे जाएंगे। दूसरा देखिए, धारा 122 या 125 के अधीन निर्मित नियम। दूसरा पॉइंट ये आया कि जो सेक्शन 122 है या 125 है, इसके तहत जो निर्मित नियम, निर्मित मतलब आप लोग भी जानते हैं कि जो नियम क्या किए गए हैं, बनाए गए। तो फिर एक बार याद रखिए, धारा 122 और 125 के तहत उच्च न्यायालय आपका सिविल मामलों के लिए रूल बनाता है, नियम बनाता है। तो क्या उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों को हम नियम कहेंगे कि नहीं कहेंगे, ये हम नहीं बता रहे हैं, ये सेक्शन कौन बता रहा है आपका, 218। और अंतिम है प्रारूप, यानी कि अंतिम देखिए एक शब्द, और प्रारूप या फार्म अभिप्रेत है, यानी कि जब आपका 51 अनुसूची समाप्त हो जाएगी, तो उसके बाद आप देख, मैंने 51 आदेश जब आप पढ़ लेंगे, तो उसके बाद आप पलटिएगा तो कुछ मॉडल दिया गया है। क्या दिया गया है, कुछ मॉडल। तो क्या वे जो मॉडल है, जो 51 आदेशों के बाद बेयर एक्ट में दिए गए हैं, क्या वे नियम में शामिल हैं कि नहीं, कि नियम से अलग है, बताइए। प्रारूप नियम में आते हैं कि नहीं, तो कौन सी धारा बताती हैं, 218। अब पूरा देखिए आपका, यानी कि धारा 218 के अनुसार, यानी कि धारा 2 का क्लाज 18 के अनुसार क्वेश्चन नया बनाइए कि नियम के अंतर्गत क्या क्या शामिल है। तो देखिए नए लोग कैसे गलती करेंगे, दे देगा प्रथम अनुसूची में दिए गए नियम, सही है। दे देगा धारा 122 तथा
125 के तहत बनाए गए नियम, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो ऐसी दशा में दोनों मार्कर आना है। इसी में एक लाइन जोड़ देगा ऑप्शन में कि प्रथम अनुसूची के तहत दिए गए नियम धारा 122 और 125 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियम, तीसरा दे देगा प्रारूप और चौथा दे देगा उपर्युक्त सभी। तब क्या मारेंगे नियम में? उपर्युक्त सभी। यही पॉइंट पकड़ना है। जो नए लोग रहेंगे, देखिए नए लोग कैसे गलती करते हैं भाई, वो भी सुधारना है। केवल फर्स्ट शेड्यूल मारकर छोड़ देंगे, कहेंगे कि हाई कोर्ट ये सब कहाँ, लेकिन आपको थोड़ा अंदर तक पढ़ना है। प्रथम अनुसूची में दो नियम है, वो भी नियम, हाई कोर्ट जो बनाए वो भी नियम, और ये जो प्रारूप है, मॉडल है, फॉर्म है, ये भी नियमों में क्या है? समाहित। तो अब आप लोग बताइए सीपीसी में क्या क्या शामिल हो गया? एक तो धाराएं, दूसरा आपका क्या प्रथम अनुसूची के नियम जितने हैं, तीसरा आपका हाई कोर्ट द्वारा बनाए गए नियम, और चौथा प्रारूप। ये चारों याद रखिएगा, सेक्शन भी, नियम भी, और अंतिम प्रारूप। तो मॉडल दिया है, आप सीआरपीसी से समझिए पहले भाई, यहाँ अभी प्रारूप पढ़े नहीं है ना। देखिए सीआरपीसी में दो अनुसूचियां हैं। आपका जब सेकेंड आप अनुसूची खोलेंगे तो उसमें कुछ मॉडल दिए गए, उसी को प्रारूप कहा जाता है। जैसे कि मृत्यु दंड के वारंट का मॉडल, यानी कि ब्लैक वारंट जब जारी होगा उसमें क्या लिखा जाएगा? डेथ वारंट। तो ये द्वितीय अनुसूची के प्रारूप संख्या 42 में है। तो वही मॉडल यहाँ भी है। जैसे डिक्री पारित होगी, समन जारी होगा, कोई आदेश दिया जाएगा या निर्णय दिया जाएगा, या आप संशोधन कुछ करना चाहते हैं, तो सबका मॉडल दिया है कि आप इस फार्म में क्या करिए। जैसे कि आप एक लास्ट उदाहरण, आयोग का फार्म भरते हैं तो मनमाना थोड़े भर देते हैं। आयोग अपना मॉडल लिख दिया है, उसी को प्रारूप कहते हैं। मॉडल दिया है, आप नेट पर सर्च करिए और उस मॉडल में क्या करते रहिए, उसी को प्रारूप कहा जाता है, मैंने एक नमूना। और उसमें आप क्या करते रहिए, नाम पता इत्यादि भरते रहिए। थोड़ा रेस्ट ले लीजिए तो भाई टीपीए चल